हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बहुत सारी उलझने होंगी आप लोगों के साथ। उलझने इस टाइप की होंगी जी, आपने तो एवरेज स्टार्ट करने के लिए कहा था, आपने तो मेंसुरेशन स्टार्ट कर दी, आपने तो 7 बजे की क्लास के लिए मना किया था, 7 बजे की क्लास स्टार्ट कर दी, आपने तो प्रैक्टिस के लिए कहा था 7 बजे, आज प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं चला है। तो ये तमाम तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के दिलो दिमाग में घूम रहे होंगे। तो एक एक करके पहले मैं 1 मिनट में इन सारी बातों का जवाब दे दूं कि वो जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों का 15 तारीख से स्टार्ट होना था, किसी कारण से नहीं हो पाया है। कल मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो वो प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट नहीं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों की 18 तारीख सुबह 7 बजे से आप लोगों की क्लास चलेगी। पहला डाउट ये क्लियर हो गया। दूसरा डाउट, आज 7 बजे क्लास क्यों? जब वो प्रैक्टिस सेट नहीं था तो इसलिए मैंने इस टाइम को अभी चेंज नहीं किया है, आज के बाद हम लोग चेंज कर रहे होंगे। यानी ये टाइम जो है 18 तारीख से ये टाइम जो है वो आप लोगों का बदल जाएगा। और इस टाइम को हम लोग कहाँ पहुंचा देंगे? इस टाइम को बच्चे हम लोग पहुंचा देंगे कितने बजे पहुंचाएं बताओ? यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका 15 दिन जो है वो हम 1 बजे पढ़ेंगे मेरे साथी। और अगर इसमें भी कोई उलझने आती हैं तो आज मैं आप लोगों को शाम को एक शॉर्ट्स के माध्यम से कंफर्म कर दूंगा कि आपका मंडे से जो है वो क्या टाइम रहने वाला है। ठीक है भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एज सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ है तो भाई मैं कहाँ चला गया अभी? मैं भी तो आप लोगों के साथ ही हूँ। जो नहीं हुआ है उसे कर लेंगे, ना तुम कहीं जा रहे हो ना मैं कहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। यहां मैंने 2D 3D नहीं डलवाया है दोस्त। 2D 3D मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में 2D 3D का मामला क्या है। बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझ रहे होंगे। और याद रखना कि अगर ये मेंसुरेशन की 15-16 क्लास आप लोगों ने कर ली तो मुझे नहीं लगता कि मेंसुरेशन कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत है इस कंपटीशन के लिए। ऐसा नहीं है कि मेंसुरेशन में और सारी चीज होती नहीं है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से जो है हम हर एक चीज पढ़ चुके होंगे जो भी आपके लेवल के एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है भाई, तो एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बेहतरीन सी क्लास आप लोगों के सामने है। टॉपिक का नाम रहने वाला है मेंसुरेशन। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का मिक्सचर एंड डेलीगेशन में कोई दिक्कत आई होगी, कोई समस्या आई होगी। उम्मीद से ज्यादा क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उम्मीद से ज्यादा कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है। चलिए भाई, मेंसुरेशन को हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रमिति। ये वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा सरदर्द बच्चों की होती है। इसे लोग एडवांस का मानते हैं, होता भी एडवांस का ही है, लेकिन एडवांस के नाम से डरते भी हैं। तो हम एडवांस अर्थमेटिक नहीं बात करेंगे, हम इसे काउंट करेंगे कि हमारे सिलेबस में है और इस सिलेबस में इसका नामो निशान हम लोग अपने दिमाग में जो डर बैठा हुआ है उसका नामो निशान हम लोग मिटाने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए मंडे से 7 M को प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी, दबा के प्रैक्टिस आप लोगों की चलने वाली है। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं, यहां क्षेत्र लिखा हुआ है यानी एरिया लिखा हुआ है। एरिया को मापना, किसी भी जगह के एरिया को मापना, वॉल्यूम को मापना, यही सब चीजें किसके अंदर आती हैं? यही सब चीजें जो है वो मेंसुरेशन के अंदर हम लोगों की आ रही होती हैं। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन दोस्त मेरे दो टाइप में, दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड की हुई है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के यूपीएसआई के अंदर की बात करता हूं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों के पक्के होते हैं कि यहां से मेरे साथी 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त 2 टाइप की होती है, 2 पार्ट में हम लोगों ने इसे डिवाइड किया गया है। एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएं, डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमाएं। ऐसी जगह
ऐसी जगह जहां आप लोगों को दो चीजें केवल देखने को मिले, लंबाई और चौड़ाई अगर आप लोगों को देखने को मिलती है तो हर एक वो फिगर जो होगी वो 2D फिगर होगी। जैसे अगर आप फर्श की बात करते हैं तो फर्श में क्या है, फर्श में लंबाई और चौड़ाई है, तो फर्श जो रहेगा वो 2D फिगर रहेगी। कोई सी भी एक दीवार ले लो, अगर मैं पर्टिकुलर इस दीवार की बात करूं तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ये जो 4 इंची 9 इंची मोटी होती है ना दीवार, ये ऊंचाई का काम करती है। तो मेरे दोस्त इसमें 3 विमाएं आ गई तो इसे हम लोग कहेंगे 3D। इसमें 3 विमाएं आ गई हैं, इसे हम लोग कहेंगे 3D। तो 2D के अंदर जो होती है वो 2 डायमेंशंस होती हैं, 2 विमाएं होती हैं। अगर किसी भी खेत की बात करते हैं, जो आप लोगों के खेत होते हैं उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो वो सारे खेत जो है वो 2 डायमेंशन आते हैं, 2 डायमेंशन के अंदर आते हैं, इसीलिए हम उसका एरिया निकाल रहे होते हैं। हमेशा 2D फिगर जो होंगी उसमें हम लोग बात करेंगे एरिया निकालेंगे और उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, 2 डायमेंशन का मतलब होता है 2 विमाएं। विमाएं विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई को विमाएं ही बोला जाता है। एरिया मतलब क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है। ठीक है भैया, अगर 2 डायमेंशन की कोई चीज है तो उसके अंदर हम एरिया की बात कर रहे होंगे, उसके अंदर जो है हम लोग परिमाप की बात कर रहे होंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे। बेटा एवरेज करा दूंगा, मैंने कह दिया यार जो मैं करा रहा हूं पहले उसे तो कर लो, पहले उसे तो कर लो। आप तरह तरीके के डाउट पूछते हो। जब मैं एवरेज करा रहा होता तो कुछ बच्चे मेंसुरेशन के लिए बोलते। ये भी आपके सिलेबस में, एवरेज भी आपके सिलेबस में है। अभी मैं भी पढ़ा रहा हूं, अभी आप भी पढ़ रहे हैं। दोनों चैप्टर्स का एक समय पे होना पॉसिबल नहीं था, तो कैसे मैं करा देता। कोई बात नहीं, जब मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो पहले इसे कर लेते हैं, उसके बाद एवरेज कर लेंगे। हा? इसमें इतनी दिक्कत काहे की, बोलो भाई। देखो सबसे पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन स्टार्ट किया। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति होती है, किसी भी चीज का एरिया मापना, वॉल्यूम निकालना, ये सारी चीजें जो है वो क्षेत्रमिति के अंदर हम लोगों को पढ़नी है। क्षेत्रमिति को हमने 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो 2D होता है, एक 3D होता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन होता है जिसमें हम 2 विमाएं ले रहे होते हैं। 2 विमाओं का मतलब है कागज, एक पेज है, पेज पेज ये 2D के अंदर आएगा जिसमें लंबाई और केवल चौड़ाई है। अगर उसकी मोटाई को हम लोग इग्नोर कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो पेज जो होता है वो 2D के अंदर आएगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें जो है वो 2D के अंदर आती हैं जिसमें केवल 2 विमाएं होती हैं। जो फिगर 2D के अंदर आती है उसमें हम लोग एरिया की बात कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग जो है वो पेरीमीटर की बात कर रहे होते हैं। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना समझिए 2 डायमेंशन के अंदर हम एरिया और पेरीमीटर की बात कर रहे होते हैं, जबकि 3D के अंदर मेरे दोस्त 3 डायमेंशन होती है। एक बार लिखिएगा अपनी कॉपी में कि 3D के अंदर जो होती है वो 3 विमाएं होती हैं। इसके अंदर लंबाई भी होगी, इसके अंदर चौड़ाई भी होगी, इसके अंदर ऊंचाई भी होगी, जबकि इसके अंदर केवल लंबाई और चौड़ाई जो है वो रहने वाली है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल, जिस कमरे में बैठे हुए आप लोग क्लास ले रहे हो, जिस कमरे में बैठे हुए आप लोग क्लास ले रहे हो, वो कमरा भी दोस्त जो है वो 3D के अंदर है। आप कहेंगे जी कैसे, तो उस कमरे की अपनी लंबाई भी है, उस कमरे की अपनी चौड़ाई भी है और उस कमरे की अपनी ऊंचाई भी है। तो आप लोग कहेंगे जहां लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती है, ऐसी फिगर को हम लोग जो है वो 3 डायमेंशन फिगर कहते हैं। और जब भी कोई 3 डायमेंशन फिगर आप लोगों के सामने होती है तो उसमें मेरे दोस्त हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम मतलब अंदर का स्पेस और सरफेस एरिया मतलब बाउंड्री की बात हम लोगों को करनी है। इसके अंदर वॉल्यूम निकालते हैं और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है, सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है, और सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है, जिसे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है,
तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट मैंने आप लोगों को बताया कि 2D के अंदर जो है हम एरिया और पेरीमीटर पे बात करेंगे, और 3D के अंदर जो है हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे बात करने वाले हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन मेरे दोस्त, और सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी आप लोगों का कर्व्ड सरफेस आ सकता है, टोटल सरफेस एरिया आपसे वो पूछ सकता है। अब दोस्त अगर मैं बात करूं कि 2D के अंदर और 3D के अंदर हमने कौन कौन सी फिगर को रखा है, हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पढ़ना होगा ट्राइंगल। सबसे पहले आप लोगों को यहां पढ़ना होगा ट्राइंगल, जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अगर दूसरी बात करूं तो यहां पे क्या पढ़ना होगा, दूसरी बात करूं तो यहां पे मेरे दोस्त रेक्टेंगल पढ़ना होगा। क्या पढ़ना, रेक्टेंगल नहीं, जिसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही वो रेक्टेंगल और स्क्वायर वगैरह आएंगे। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्त चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं मेरे साथी चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है चार विमाओं वाला, चार विमा यानी जिसमें कि चार भुजा दी गई हो, चार भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। नाम से भी कंफर्म हो रहा होगा, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज। त्रिभुज, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज, उसे हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। चार भुजाओं वालों को हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, अगर मैं चार भुजाओं वालों की बात करूं तो हमने कौन कौन सी चीजें चार भुजाओं के अंदर पढ़नी है। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल पढ़ना है, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल पढ़ना है, जिसे हम लोग आयत कहते हैं। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल पढ़ना है, जिसे हम लोग आयत कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमें स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे हमें पैरेललोग्राम को पढ़ना है, पैरेललोग्राम को पढ़ना है, पैरेललोग्राम को पढ़ना है, जिसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चौथे नंबर पे हम लोगों को रोहम्बस पढ़ना है, इसी के अंदर रोहम्बस पढ़ना है। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। रोहम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। रोहम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अगर पांचवी बात करूं तो यहीं पे ट्रेपेजियम पढ़ना है। पांचवी बात करूं तो यहीं पे ट्रेपेजियम पढ़ना है, ट्रेपेजियम पढ़ना है, और इसे हिंदी में कहा जाता है समलंब बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। तो अगर मैं बेसिकली क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, चार भुजाओं वाले कोई बहुभुज की बात करता हूं, तो हम लोगों के जो कोर्स में है केवल यही कोर्स में है। रेक्टेंगल पढ़ना होगा, स्क्वायर पढ़ना होगा, पैरेललोग्राम पढ़ना होगा, रोहम्बस पढ़ना होगा, ट्रेपेजियम पढ़ना होगा। 5-5 मिनट के टॉपिक है, ये मत सोचना जी बहुत लिखा जा रहा है, कितने दिन में ये सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, तीसरे नंबर पे हम लोगों को जो पढ़ना है वो सर्किल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, सर्किल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और चौथे नंबर पे सर्किल को हम लोग कहते हैं, हिंदी में वृत्त कहते हैं। और चौथे नंबर पे जो है हमें थोड़ा सा हेक्सागन के बारे में पढ़ना है, हेक्सागन के बारे में भी पढ़ना है, जिसे हम लोग षटभुज कहते हैं, जिसे हम लोग षटभुज कहते हैं। और इसके बाद जो है सबसे लास्ट में हमें जो है वो पॉलीगन को पढ़ना है, पॉलीगन को पढ़ना है, यानी कि वो क्या होता है, वो बहुभुज होता है, बहुभुज होता है। इसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये पॉलीगन भी हम लोगों को पढ़ना है, इसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है सर, बेसिक को स्पीड से बता दीजिए। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए यहाँ पे ठीक उसी तरह 3D के अंदर अगर मैं बात करूं, ऐसी फिगर हम लोगों को पढ़नी है जिसमें 3 विमाएं होती हैं। तो सबसे पहले घर का कमरा, सबसे पहले घर का कमरा आप लोग देखेंगे। घर का कमरा जो होता है वो घनाभकार भी हो सकता है, घनाभकार भी हो सकता है। अगर आमने सामने की दीवार बराबर है,
अगर आमने सामने की दीवार बराबर है तो बच्चे उसे घनाभकार कमरा कहेंगे, और सारी ही दीवार बराबर है, चारों की चारों दीवार बराबर है, उसे घनाकार कहेंगे। तो क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ और क्यूब का मतलब होता है घन होता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन पढ़ने वाले हैं, राइट सर्कुलर कौन होता है, वैसे ये लंबवृत्तीय शंकु होता है, लेकिन छोटे रूप में हम लोग लिख लेते हैं। कौन के बाद जो है हम लोग सिलेंडर पढ़ने वाले हैं, सिलेंडर पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस बेलन के अंदर ही एक इसका सब टॉपिक होता है होलो सिलेंडर। इस बेलन के अंदर ही इसका एक सब टॉपिक होता है होलो सिलेंडर, जिसे हिंदी में कहा जाता है खोखला बेलन, जिसे हिंदी में कहा जाता है खोखला बेलन। इसे हम लोग इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, यहीं पे बात करता हूं, तो हम लोग स्फेयर पढ़ने वाले हैं, स्फेयर पढ़ने वाले हैं। और स्फेयर मतलब होता है गोला, गोला। और इसी का एक सब टॉपिक होलो स्फेयर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, खोखला गोला इसे हम कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग हेमीस्फेयर पढ़ने वाले हैं। गोले के आधे को ही हेमीस्फेयर कहा जाता है, यानी अर्धगोला बोला जाता है। गोले का आधा मतलब अर्धगोला, और इसका भी हम लोग होलो पढ़ने वाले हैं। इसका भी हम लोग होलो यानी खोखला अर्धगोला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो फ्रस्टम पढ़ना है। फ्रस्टम ऑफ कौन पढ़ना है, जिसे हम लोग छिन्नक कहते हैं या फिर उल्टी बाल्टी इसे ही बोला जाता है। इसके बाद जो है हम लोगों को लास्ट टॉपिक प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने हैं। प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने, हिंदी में भी प्रिज्म और पिरामिड ही बोला जाएगा, हिंदी में भी मेरे दोस्त प्रिज्म और पिरामिड बोला जाएगा। तो ये जो है अगले 15-16 दिन का मटेरियल है आप लोगों के सामने। अगर 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाती है तो 12 क्लास के लगभग में ये निबट जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है दोस्त हम लोगों को पढ़नी है, एक बार अपनी कॉपी में छाप दो, मुझे याद दिला देना अगर कुछ इसमें मैंने छोड़ दिया है तो मुझे बता देना जी आपने सिलेबस के अंदर ये चीज लिखवाई हुई है और ये चीज हमें नहीं बताई है। ठीक है, सबसे पहले 3D के अंदर क्यूबॉइड क्यूब पढ़ेंगे, घन घनाभ पढ़ेंगे, फिर कोन और सिलेंडर शंकु बेलन पढ़ेंगे, फिर हम लोग होलो सिलेंडर इसी का सब टॉपिक है, फिर हम स्फीयर उसी का सब टॉपिक होलो स्फीयर, फिर हम लोग हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला उसी का सब टॉपिक होलो हेमीस्फीयर, और फ्रस्टम यानी हाँ बहुत बढ़िया। इसके अंदर एक और पार्ट होता है, यहीं पे हम लोग अर्धवृत्त पढ़ रहे होंगे, यहीं पे हम लोग जो है वो सेमी सर्किल पढ़ रहे होंगे, सेमी सर्किल पढ़ रहे होंगे, इसे अर्धवृत्त कहा जाता है। सेमी सर्किल पढ़ रहे होंगे जिसे अर्धवृत्त बोला जाता है। और बताइए कुछ कोई दिक्कत, और इसमें कुछ पढ़ना हो आप लोगों को, इसमें कुछ पढ़ना हो तो और बताइए, और नहीं पढ़ना है तो हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग है आप लोगों की ट्राइंगल, पहली हेडिंग है आप लोगों की ट्राइंगल। सबसे पहले मुझे ये बताइए ट्राइंगल कैसी फिगर होती है, तो आप कहेंगे 2D फिगर होती है। और ट्राइंगल को हिंदी में कहा क्या जाता है, तो आप कहेंगे त्रिभुज कहा जाता है। ट्राइंगल को हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। ध्यान से सुनना भाई। हाँ, अगर मैं आप लोगों से कहूं सर एवरेज कराओ, ठीक है भाई आज करा देता हूं, है ना, फिर छोड़ दूंगा इस चैप्टर को बीच में, फिर एवरेज कराऊंगा। ठीक है, खुश रविपाल, इसे नहीं करेगा, इसे नहीं करोगे तो मेरे दोस्त फिर दिक्कत है ना, इसे नहीं करोगे तो दिक्कत है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, कर लो। ठीक है, अब समझना सारी बातों को, सारी बातें एक तरफ रख दो और चीजों को ध्यान से सुनना। जो भी मैं बात बोल रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल या त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखो कि एक 2D फिगर है, और 2D फिगर है तो इसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल, और पेरीमीटर निकालेंगे यानी कि परिमाप निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जितनी भी 2D फिगर है उनका क्षेत्रफल और परिमाप ही निकाला जाता है,
और जितनी 3D फिगर है उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाला जाता है। ठीक है भाई, अब नाम से आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें या क्लास छोड़ दें अभी अगर मन नहीं है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो एक एक पॉइंट को समझे, हर एक बात बिल्कुल तमीज में समझ में आएगी। त्रिभुज के ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज में आप लोगों को ये त्रि नजर आ रहा होगा और ये बाद में भुज नजर आ रहा होगा। त्रि का मतलब 3 होता है, भुज का मतलब भुजाएं होता है। यानी कि ऐसी फिगर जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी है और वो एक क्लोज्ड फिगर है, यानी बंद करती है। बंद है क्या तीनों तरफ से, तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा सकेंद्रित वृत्त, वृत्त में भी करा दूंगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है वो वृत्त में ही करा दूंगा। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक ऐसी फिगर होती है जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है और एक बंद आकृति होती है। ऐसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी फिगर को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का हमें पता पड़ गया कि 3 फिगर होंगी और बंद आकृति होगी, क्लोज्ड फिगर होगी। क्या जब भी वो हमको 3 फिगर देगा, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्या कभी भी ये तीनों भुजा दे देता है? जैसे उसने एक भुजा 3 सेंटीमीटर दे दी, एक भुजा 2 सेंटीमीटर दे दी और एक भुजा 7 सेंटीमीटर दे दी। आपसे पूछेगा क्या त्रिभुज बना पाओगे आप लोग? क्या मैंने 3 भुजा दे दी है, क्या आप त्रिभुज बना पाओगे? तो आप कहेंगे जी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब भी वो 3 फिगर देगा तो हमेशा त्रिभुज बनेगा। क्या इस कंडीशन में त्रिभुज बनेगा? तो मैं कहूंगा आप जीवन में भी इस कंडीशन में त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपके पास तीनों भुजा भी दी हुई है तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप ये समझेंगे कि हमें चेक करना होगा कि वो तीनों भुजाएं हमारी त्रिभुज बना भी रही है या नहीं बना रही है। तो सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए, शर्तें लिख लीजिए कि त्रिभुज कब बनेगा। कंडीशन ये कहती है त्रिभुज के बनने की कि कोई सी भी 2 भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए। आपने कहा जी मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या वो इससे बड़ा आना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा जी मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, बी और सी को जोड़ता हूं, तो मैंने कहा फिर ए से बड़ा आना चाहिए। आपने कहा जी मैं तो ए और बी को जोड़ूंगा, तो मैंने कहा फिर वो सी से बड़ा आना चाहिए। यानी ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब कि 2 भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। क्या यहां 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी से बड़ा था? तो आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा नहीं था, तो ये भुजाएं कभी भी त्रिभुज नहीं बना पाएंगी। ये भुजा कभी भी दोस्त आप लोगों का त्रिभुज नहीं बना पाएंगी। सब ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, अगर डिफरेंस के फॉर्म में बात करता हूं तो कंडीशन ये कहती है कि 2 साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। यानी अगर मैं कहता हूं इन दोनों का डिफरेंस कर देता हूं, तो आप कहना ये हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कर देता हूं तो ये हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कर देता हूं तो वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। तो याद रखना 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए और 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों के मन में एक दिक्कत समस्या आएगी। आप लोग कहोगे जी देखना अगर मैं इन दोनों भुजाओं को जोड़ रहा हूं, 7 और 2 9 को जोड़ रहा हूं, तो ये तो तीसरी से बड़ा आ रहा है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। बेटा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने ये जोड़ी है तो वो इससे बड़ा आ गया तो कंडीशन पूरी हो गई। बेटा मैंने ये भी तो जोड़ी है, यानी तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। कोई सी भी दो साइड जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। तो जो अगर मैंने ये दोनों साइड ले ली तो ये कहां तीसरी से बड़ी आ रही है, तो इस केस में त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन आप कहेंगे जी ये दोनों साइड जो है वो तीसरी से बड़ी आ रही है, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन मुझे ये तीनों कंडीशन फुलफिल करानी है। जब तक ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी मेरा त्रिभुज नहीं बनेगा।
और डिफरेंस के फॉर्म में बात करूं तो दो साइड्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा आना चाहिए। अगर वो छोटा आता है तो इस केस में भी हमारा त्रिभुज बन रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल की बनने की कंडीशन क्या होती है। अब हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। अगर पूरी 3D के अंदर बात करूं, पूरी 2D के अंदर बात करूं, तो सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल में दोस्त हम लोगों को 2 दिन भी लग सकते हैं, बाकी सब टॉपिकों में 2 दिन सारे ही लगेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि अब हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण कर लेते हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण कर लेते हैं कि त्रिभुज का वर्गीकरण दोस्त क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं, आपके सामने मैंने एक त्रिभुज बनाया, आपने कहा जी बिल्कुल बना दिया। ये त्रिभुज आप लोगों के सामने है, मैंने इनको नाम भी दे दिया एबीसी। इन त्रिभुजों के वर्टेक्सिस हैं, वर्टिसेस हैं। ठीक है भाई, अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आप कहेंगे इसके अंदर भुजा भी दी हुई है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर कोण भी दिए हुए हैं। तो क्या कोई भी त्रिभुज जो होता है उसके अंदर या तो भुजा होंगी या कोण होंगे। तो याद रखना, त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजा के आधार पे किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी कि भुजा के आधार पे किया गया है, भुजा के आधार पे किया गया है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि इसी का क्लासिफिकेशन दूसरे पार्ट में किस रूप में किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि कोण के आधार पे किया गया है। इसके आधार पे, तो आप कहने वाले हैं कोण के आधार पर किया गया है, कोण के आधार पे किया गया है। यूपीएसआई में मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, बता के तो आए हूं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 कम से कम आएंगे और 3 ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। भैया जी ट्रिपलेट याद करवा दीजिएगा बेटा, जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, जब ट्रिपलेट याद कराऊंगा, है ना। बेसिक से कराना प्लीज। इफ चैप्टर से डर लगता है, इस चैप्टर से डर लगता है, डर लगता है तो कमेंट ही मत करो, कमेंट मत करो, डर नहीं लगने दूंगा। हर एक चीज जो है वो दिमाग में सेट बैठ जाएगी। देखिए, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं उसे हम भुजा के आधार पर बांट रहे होते हैं। कोण के आधार पे कितने टाइप के होते हैं उसे हम कोण वाले फोल्डर में रख रहे होते हैं। तो अगर भुजा के आधार पे बात करूं तो भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज, पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसे हम लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, जिसे हम लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। दूसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। बहुत सारे बच्चों को बोरिंग भी लगेगा, बहुत सारे बच्चों को नींद भी आएगी, लेकिन जो इनसे पार पा गया वो मेंसुरेशन से पार पा जाएगा, वो मेंसुरेशन से पार पा जाएगा, है ना भाई। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज उसे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं तीसरे त्रिभुज की बात करता हूं तो वो समबाहु त्रिभुज होता है, वो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। और यही सबसे इंपोर्टेंट होता है, यही सबसे इंपोर्टेंट होता है जिसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, हाँ
चलिए ये पता पड़ गया आपको, बहुत बढ़िया। दूसरा अगर मैं यहीं पे बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, भुजा के आधार पे, तो पहले कोण के आधार पे तो आप कहेंगे एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है जिसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है यहीं पे इंपोर्टेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहां ये इंपोर्टेंट बन जाता है, यहां मेरे दोस्त ये इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप लिखिएगा अपनी कॉपी में, हाँ आप अपनी कॉपी में दोस्त लिखिएगा, अगर हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो त्रिभुज को दो पार्ट में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कि भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होते हैं बस चंद मिनटों में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स यानी कि स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोगों के होते हैं। सॉरी भाई सॉरी, बड़ा ऑकवर्ड फील होता होगा जब कान पे जो है ना खुस की आवाज, खांसी की आवाज आती होगी, है ना, होता है ना। चलो चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां ये सबसे पहले इन्हें देख ले मेरे दोस्त, ये क्या होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आपने एक त्रिभुज बनाया, आपने दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज ये बनाया, एक त्रिभुज ये बनाया और एक त्रिभुज जो है वो ये बनाया। आपने तीन टाइप के त्रिभुज बनाए। सबसे पहले मुझे ये बताइए त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। अगर मैं तीनों कोणों को जोड़ दूं तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है पॉलीगन में बात करेंगे, हम लोग बहुभुज में बात करेंगे। लेकिन अगर मैंने आप लोगों के सामने तीन त्रिभुज बनाए हैं और मैंने कहा कि तीनों त्रिभुज जो है ये 80 है, ये जो है ये 30 दिया हुआ है, 80 और 30 110, तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। आपके सामने तीन कोण दिए हुए हैं, तीन कोण दिए हुए हैं और तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अगर एक भी कोण जो है, एक भी कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, एक भी कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अधिक का मतलब एक भी कोण 90 से बड़ा, न्यून का मतलब सारे कोण 90 से छोटे, तो उसे हम एक्यूट कहेंगे, और एक भी कोण 90 से बढ़ा तो उसे हम ऑब्ट्यूस कहेंगे। लेकिन मेरे दोस्त अगर एक ही कोण 90 का आ गया, एक भी कोण 90 का आ गया, तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे साथी ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आ जाइए इधर, आ जाइए थोड़ा सा इधर, हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। विषम का मतलब क्या होता है, मैं हर बार एक ही एग्जांपल इसका दे रहा होता हूं कि जब भी हम लोग रीजनिंग में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं विषम वर्ड छांटिए या विषम शब्द बताइए, तो आप लोग देखते हो जो चार ऑप्शन है उसमें सबसे डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। तीनों में एक रूल लग रहा होगा, एक कोई बात सटीक बैठ रही होगी, लेकिन चौथा ऐसा होगा या एक ऑप्शन ऐसा होगा जो तितर बितर हो रहा होगा, जो अपनी अलग ही रागनी रचा रहा होगा। ठीक है भाई,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं विषम का मतलब होता है जिसका अलग ही राग होता है, यानी जो डिफरेंट होता है। विषम का मतलब जो डिफरेंट होता है। अब विषम का मतलब जो डिफरेंट होता है, यानी जिसकी सभी भुजा असमान होती है, जिसकी सभी भुजा असमान होती है, इक्वल नहीं होती है, असमान होती है, ऐसे टाइप को त्रिभुज को, ऐसे टाइप के त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सर एवरेज की पीडीएफ नहीं मिली है अभी। कौन सा भैया ये? सोनू वर्मा जी कह रहे हैं सर एवरेज की पीडीएफ नहीं मिली है अभी। एवरेज की पीडीएफ तो यार मिल जानी चाहिए, क्यों नहीं मिली है? तुम पीछे रह गए भाई। एवरेज की पीडीएफ तो मैंने पिछले साल ही 2021 में ही दे दी थी। पिछले साल नहीं, 2 साल पहले जब 2021 में कराया था यूपीएसआई वाले बैच में, तभी दे दी थी मेरे दोस्त। बताओ नहीं मिली है तो यार फिर तो दिक्कत, आज पूछूंगा। लेकिन अगर 2024 की बात कर रहे हो तो दोस्त एवरेज कराया नहीं है तो पीडीएफ कहां से लाऊं? एवरेज कराया नहीं है तो पीडीएफ कहां से लाई जाएगी आपकी? ठीक है, आ जाओ। जिसकी सभी भुजा असमान होती हैं, भाई वहां कोण के बारे में आप बात हुई है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है। यहां भुजा, अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ना आपके 2017 के और 2021 के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो ज्योमेट्री के आए हुए, कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आपसे ज्योमेट्री भी पूछा जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ज्योमेट्री आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया होता। तो मेरे साथी मैं आपको बता दूं, जितना भी ज्योमेट्री का पोर्शन है वो आप लोगों को मैं मेंसुरेशन में कवर करा दूंगा, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मुझे कुछ पार्ट थ्योरी आप लोगों को जरूर पढ़ाना होगा, जरूर पढ़ाना होगा, और आपको पढ़ना भी होगा, नहीं तो आप लोग उन टॉपिकों को एग्जाम हॉल में बैठ के आउट ऑफ सिलेबस बता रहे होंगे। वो मेंसुरेशन के नहीं है, वो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, लेकिन उनसे 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे दोस्त ऐसे टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना होगा, वो केवल थ्योरेटिकल है। ठीक है, आइए यहां विषम बाहु त्रिभुज वो होता है जब इधर हम भुजा की बात कर रहे हैं तो भुजा से ही इन्हें रिलेट करेंगे। मैंने कहा विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, तो विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जो की सभी भुजा असमान होती है। जैसे इसकी ये भुजा ए है, ये भुजा इसकी बी है, ये भुजा इसकी सी है, तीनों भुजा डिफरेंट है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे, या विषम बाहु, आइसोसेल्स नहीं, इसे हम लोग स्केलन कहेंगे, जो विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। थंबनेल पे गलती कर दी, नहीं सर क्लास की हेडलाइन ही एवरेज लिखा है, क्लास की हेडलाइन पे एवरेज लिखा है। हाय 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 हाय, कहाँ लिखा है? दूसरे की पे लिखा होगा। ठीक है भाई, ठीक है, फिर तुम गलत नहीं हो, फिर हम गलत हैं। हम अपनी गलती को हृदय से स्वीकार करते हैं और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर हम गलत हैं, उसको हृदय से स्वीकार करते हैं। ठीक है, फिर आप गलत नहीं हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए विषम बाहु त्रिभुज मैंने बता दिया, जिसकी सभी भुजा असमान होती है उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब समान, दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा समान होती है, दो भुजा समान होती है, जिसकी दो भुजा समान होती है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान होती है, दो भुजा समान होती है, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और भाई साहब समबाहु का मतलब जिसकी सभी या तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिसकी सभी या तीनों भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? मैंने आप लोगों को कोण के आधार पे 3 टाइप के त्रिभुज बताए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। और राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके एक कोण जो है वो 90 डिग्री का आप लोगों का दिया हुआ हो।
दूसरा मैंने आप लोगों को बताया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजा के आधार पे कितने टाइप के होते हैं। तो ये भी मेरे दोस्त 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलन ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल, और तीसरा होता है मेरे दोस्त इक्विलैटरल ट्राइंगल दोस्त मेरे होता है। ठीक है भाई। अगर विषम बाहु त्रिभुज की बात करता हूं तो विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजा असमान होती है। समद्विबाहु की मतलब बात करूं तो जिसकी 2 भुजा समान होती है। और तीसरा समबाहु का मतलब क्या होता है? समबाहु का मतलब होता है मेरे दोस्त जिसकी सभी भुजा समान होती हैं। जिसकी सभी भुजा समान होंगी ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये ओवरव्यू आप लोगों के सामने ट्राइंगल था जिसको हमें एक एक करके पढ़ना होगा। इसमें अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करूं तो केवल यहां से क्वेश्चन बनता है, यहीं पे बहुत सारी बातें सिखानी है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और यहां हम लोग इन तीनों को ही डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इनकी केवल आप लोगों को डेफिनेशन याद करनी है कि एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। कभी किस्मत अच्छी हुई तो पूछ लेगा 3 एंगल देके बताओ एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज आप लोगों को कौन सा ऑप्शन ऐसा शो कर रहा है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां से चीजें समझ में आ गई। अब हेडिंग डालिए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसका आप लोग बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं कि ट्रिपलेट भी बताना है, सब कुछ बताना है। पहले आप हेडिंग डालिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिसे हम लोग बोलते हैं भाई मेरे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, और इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फोटो बनाइए मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज की एक प्यारी सी फोटो बनाइए। ये रहा आपके सामने समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? तो आप कहेंगे ये है आपके सामने समकोण त्रिभुज। अच्छा, मैं बात करूं, ये मैंने तीनों भुजा आपके सामने ले ली, एबीसी मैंने तीनों भुजा आपके सामने, पॉइंट आपके सामने, वर्टेक्स आपके सामने ले लिए। एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे बी ए और सी का योग, ए और सी कितने कितने के होंगे? अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण कितने कितने के होंगे? आप लोग मुझे बताएंगे क्या? फटाफट बताइए। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे? आप लोगों में से क्या कोई बता सकता है? हाँ, रिकॉर्डेड है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों कोण 45-45 डिग्री के होंगे? 45 और 45 90, और 90 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री 180 डिग्री के ही होते हैं। तो अगर ये 90 हो चुका है तो इन दोनों को 45-45 होना पड़ेगा। ऐसी बात जो है कितने लोगों के दिमाग में आ रही है? तो आप कहेंगे जी ऐसी बात हमारे भी दिमाग में आ रही है। आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये दोनों कोण 45-45 के हो सकते हैं, ये कंडीशन है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इस कोण को 30 ले दूं, इस कोण को 60 ले दूं, तो क्या ये तीनों कोण 180 बना रहे हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं इसको 40 ले दूं, इसको 50 ले दूं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है। जब तमाम तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है तो बेटा आपने एक ही क्यों बताई? ये एक एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक एक टाइप की कंडीशन होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट जो है वो उसका प्रॉपर्टी शो नहीं करती। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी दो अन्य कोणों का योग जो होगा, बाकी दो अन्य कोणों का योग जो होगा वो 90 होगा, ये फिक्स है। बाकी दो अन्य कोणों का योग जो होगा वो 90 होगा। क्यों होगा भाई? 90 का तो ये हो चुका है, इन दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, तभी तीनों को जोड़ के 180 आएगा।
ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 लेना पड़ेगा, ये 50 है तो ये 40, और ये आपने 60 ले दिया तो इसको 30 लेना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोण बन सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है कि इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा अगर ये वाला कोण 90 आ चुका है। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी दो कोणों का योग 90 बैठ रहा है तो वो आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। कोई भी दो कोणों का योग आपस में 90 बैठ रहा है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि कोटि पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं या कोटि पूरक कोण होते हैं। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये मैंने 50 ले दिया तो आप कहेंगे जी अगर 50 का कभी कोटि पूरक पूछा जाए तो 40 होगा, मतलब दोनों को जोड़ के 90 बैठना चाहिए। अगर 30 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 60 होगा, अगर 20 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 70 होगा, अगर 10 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 80 होगा, अगर 75 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 15 होगा। यानी अगर किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाता है तो जस्ट उस एंगल को 90 में से घटा दो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकल के आ जाएगा, कोटि पूरक निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में ये टॉपिक जो है वो आपका ज्योमेट्री का टॉपिक है, लेकिन मेरे दोस्त इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। ठीक है, अगर दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। अगर किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री आपसे पूछा है, कोटि पूरक आपसे पूछा है, तो जस्ट उस कोण को 90 में से घटा देंगे तो वो आपका कोटि पूरक आ जाएगा। मान लो कभी कभार वो आपसे कह देता है बी का कोटि पूरक बताइए, तो आप कहेंगे 90 में से बी को घटा दो, ये इसका कोटि पूरक आ जाएगा। आपसे कहा एक्स का कोटि पूरक बताइए, तो आप कहेंगे 90 में से एक्स घटा दो, उसका कोटि पूरक आ जाएगा। ठीक है भाई, दूसरी तरफ मैंने आप लोगों के सामने एक ये लाइन ड्रॉ करी और मैंने आपसे कहा कि ये एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, जो किसी भी एक लाइन को काटती है तो वो उसकी ट्रांसवर्सल कहलाती है। अगर मैंने कहा कि ये ए कोण है, ये बी कोण है, ये ए कोण है, ये बी कोण है, तो आप ये बात भली भांति जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर पूरा कोण जो होता है ये आपका 180 डिग्री का होता है। एक लाइन के ऊपर का कोण जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। तो अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूं, ए और बी को जोड़ता हूं, तो पूरी लाइन के ऊपर पूरा कोण आ जाएगा, तो इनका योग कितना बैठेगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। अगर दो कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है तो वो आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, वो सप्लीमेंट्री कहलाएगी, जिसे हम लोग संपूरक कहते हैं, जिसे हम लोग संपूरक कहते हैं। अगर कभी भी 70 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 180 में से 70 घटा देना, 110 जो है कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। अगर 80 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 100 आ जाएगा। अगर 90 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 90 आ जाएगा। अगर 100 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 80 आ जाएगा। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 में से उस दिए गए कोण को घटा देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। और जब भी हमें सप्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 में से उस दिए हुए कोण को घटा दे, 180 में से उस दिए हुए कोण को घटा देंगे तो आपके पास सप्लीमेंट्री आ जाएगा, आपके पास संपूरक निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास संपूरक दोस्त निकल के आ जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है तो आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं। ये बहुत छोटी सी बात मैंने आप लोगों को दोस्त बताई है। इसके बाद आते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है हम लोगों की, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पूरी मेंसुरेशन 2D के अंदर जब तक ट्राइंगल पढ़ेंगे, ट्राइंगल में तो यूज होगी ही होगी, साथ में रेक्टेंगल में भी बहुत जगह यूज हो रही होती है और बहुत जगह और भी यूज हो रही है होती है। तो एक जनरल टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, आप लोगों को पता होनी चाहिए होती क्या है, लगाते कब है, निकलता क्या है इससे, ये तीनों बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है तो एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का आप लोगों को दिया होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, 90 के सामने वाली जो ये भुजा होती है, ये हिंदी में कर्ण कहलाती है और इंग्लिश में ये साइड जो है वो हाइपोटेनस कहलाती है। आपसे अगर कोई पूछे कि राइट एंगल ट्राइंगल में, हाँ
राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। 90 से जुड़ी हुई दो भुजा होती है, एक ये भुजा 90 से जुड़ी है, एक ये 90 से जुड़ी है। तो जिन दो भुजाओं को मिलकर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसमें एक भुजा आधार होगी जिसे हम लोग बेस कहते हैं, और एक भुजा जो है वो परपेंडिकुलर होगी जिसे हम लोग लंब कहते हैं, जिसे हम लोग मेरे दोस्त लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। मैंने आप लोगों से कहा कि एक ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। जो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, उनमें से एक भुजा परपेंडिकुलर होगी और एक भुजा जो है वो लंब होगी। बेसिकली परपेंडिकुलर और लंब, जो ये परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ये थीटा पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको थीटा बीटा के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी के लिए ये याद रखना है कि जिन दो भुजाओं ने 90 डिग्री का कोण बनाया है, उनमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक मेरे दोस्त बेस हो जाएगा, और 90 के सामने वाला जो होगा वो हमेशा कर्ण हो जाएगा, हमेशा हाइपोटेनस हो जाएगा। और मेरे दोस्त एक चीज और छोटी सी याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल की हाइपोटेनस ही सबसे बड़ी साइड होती है। किसी भी ट्रायंगल की हाइपोटेनस ही सबसे बड़ी साइड होती है, अन्य दो साइड जो होती है वो उससे छोटी होती है। अगर मैं यहां देखूं तो ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, अन्य दो भुजाएं जो है इससे छोटी होंगी। ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई है, बाकी आगे बताइए। जब भी आप लोगों को बेटा हुआ नहीं है, वो प्रैक्टिस सेट मंडे से होगा। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, बेटा अब यहां मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। लगती कहां पर है? लगती कहां पर है? पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, एक तो होता है लगती कहां पर है, दूसरा क्या होता है कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा पाइथागोरस लगनी है, हमें कैसे पता चलेगा पाइथागोरस लगनी है, तीसरा होती क्या है, पाइथागोरस होती क्या है, थ्योरम जो है होती क्या है। ये 3 पॉइंट आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। हाँ, ये 3 पॉइंट जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। सर डन में, सर दोनों में कैसे पता चलेगा कि यही आधार है? बेटा थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार होती है। लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ थीटा नहीं दिया है तो आप किसी को भी आधार मान सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी ऊंचाई मान सकते हैं। दिखने में ये ऊंचाई लगती है, इसी को हम लोग ऊंचाई या लंब मान लेते हैं, परपेंडिकुलर, और ये आधार यानी नीचे वाली चीज लगती है, इसलिए हम इसे जनरली आधार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे भी आधार कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे परपेंडिकुलर कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम लगती कहां पर है? तो पहले क्वेश्चन का जवाब होगा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। अगर किसी क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो वहां जो है हम लोगों की लग सकती है पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है? तो आपको ऐसे पता चलेगा जब भी क्वेश्चन के अंदर दो साइड आप लोगों को दी हो, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आप लोगों को गिवन हो, और तीसरी साइड के बारे में या तो आपसे पूछा जाए,
थर्ड साइड के बारे में या तो आपसे पूछा जाए या फिर उसका कहीं यूज हो रहा हो, थर्ड साइड का कहीं यूज हो रहा हो, कहीं यूज हो रहा हो, तो ऐसे केस में हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकालनी ही होगी। ध्यान से सुनना बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगती कहां पर है, तो कहना राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर। कोई अगला क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि पाइथागोरस लगानी है, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज की दो साइड आप लोगों को दी हुई हो और तीसरी के बारे में या तो पूछा जाए या फिर तीसरी साइड का कहीं यूज हो रहा हो जिसकी वजह से आप लोगों को तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, और जो वो तीसरी साइड निकलेगी वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगी। गांठ बांध लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थर्ड साइड जब भी निकालने के लिए कहेगा या यूज हो रही होगी तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से वो निकलने वाली है। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि होती क्या है, तो होती ये है कि पाइथागोरस एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो मैंने कहा कर्ण है। तो उन्होंने कहा कि कर्ण का अगर हम लोग वर्ग कर देंगे ना तो वो हमेशा लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर आएगी, प्लस लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त यही आप लोगों की पाइथागोरस थ्योरम होती है। कर्ण क्या है भाई, AC है, तो आप AC का स्क्वायर करेंगे तो अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग, ये होती है मेरे दोस्त पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, मान लो ये दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड निकल जाएगी, मान लो ये दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड निकल जाएगी, मान लो ये और ये साइड दी हुई है तो तीसरी साइड निकल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेरे दोस्त ये होती है हम लोगों की पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस में थ्योरम में आगे जो आप लोगों को कुछ पढ़ने हैं वो ट्रिपलेट्स पढ़ने हैं। ट्रिपलेट्स होते क्या हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले ट्रिपलेट्स में अगर बोलता हूं तो आप इस बात को समझ के चलिए कि ट्रिपलेट जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा होती है। जैसे मैंने आपसे कहा 3 4 5, तो ये फिक्स है कि ये 3 4 5 ही रहेगा। अगर कोई भुजा 3 दी है, दूसरी भुजा 4 दी है और आपसे तीसरी भुजा पूछा है तो वो 100% 5 आएगी। जैसे मैंने कहा 7 12 7 24 25, 7 24 25, ठीक है, मैंने कहा 7 24 25, तो आपने देखा एक भुजा 7 दे रखी है, एक भुजा 25 दे रखी है, तो ये तीसरी भुजा 24 ही निकल के आएगी। ठीक है, तो ऐसे, हाँ ठीक है भाई। तो अगर मैं आप लोगों की बात करूं, ये ट्रिपलेट के ऊपर बात करूं, तो ट्रिपलेट हम लोगों का अगला टॉपिक यहां रहने वाला है। कल हम लोग ट्रायंगल खत्म कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। परसों से क्वाड्रिलेटरल हम लोग चालू कर रहेंगे। इसकी थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ते रहना। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे जी ये ज्योमेट्री का पार्ट था जो मैंने कुछ बीच में बताया है, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। तो मेरे दोस्त आप लोग ये कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे कि ज्योमेट्री के ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, इसलिए ज्योमेट्री पूरा नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ, पूरा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, केवल और केवल ज्योमेट्री का कुछ पार्ट जो है वो मेंसुरेशन के अंदर ही हम लोग कवर जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, अभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों का 9 बजे होगा। एक मिक्स प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं 25 क्वेश्चन का। हाँ, बट ऐसे निकालते क्यों है प्लीज सर? निकालते इसलिए हैं, अभी बता दूंगा। जब एरिया निकालेंगे ना तो 1/2 बेस इंटू हाइट लिखेंगे, तो उनमें से एक भुजा निकालनी होगी। बता दूंगा कैसे जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी, निकालते क्यों है। ठीक है दोस्त, तो आपको मैं शॉर्ट्स के थ्रू मंडे का टाइम बता दूंगा मेरे दोस्त। मंडे में मेरी किस टाइम क्लास होगी? मंडे में बिल्कुल भी सुबह के टाइम में क्लास नहीं होगी। सुबह में जो है वो आप लोगों का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चलेगा। एक शानदार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, और यकीन मानना वो प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों का सब कुछ भूला हुआ पार्ट जो है वो रिकॉल करने का काम कर देगा। ठीक है,
किस टाइम क्लास होगी वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा, वरना आप लोग शेड्यूल में जाके एक बार मंडे में सुबह ही चेक कर लेना कि कितने बजे क्लास होगी। सुबह तो नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है भाई, चलिए ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं मंडे को एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट और क्लास के साथ। धन्यवाद।